हेलो फ्रेंड, ये है फर्स्ट ईयर का। तो जैसा कि आप सभी को मैं टाइमिंग बता दिया हूँ कि 9 बजे वीडियो डल जाएगा। तो दोस्तों उसी प्रकार से आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और साथ में उनका दोस्तों डिटेल में सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी इसके टोटल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा सबको हम देखेंगे आज। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही, इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव सभी के सभी आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये है, आप सभी को देखते जाइए, 5 क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन लगभग दोस्तों आपको 30 से 35 क्वेश्चन के बराबर होगा। और इसमें सारे के सारे दोस्तों आपका जैसे मस्तिष्क है तो मस्तिष्क से संबंधित दोस्तों आपका यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यूजफुल क्वेश्चन है तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। मैं आप सभी का पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा जिससे एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए करते हैं शुरू। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है। दोस्तों मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जो हृदय को नियंत्रित करता है, हृदय के क्रिया को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, आप सभी देख सकते हैं, मेरुरुज है, मेंडुला ऑब्लंगेटा है, तंत्रिका कोशिका है जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है कि दोस्तों यहाँ पे आपका जो है वो आपका जो है मस्तिष्क का जो है वो हृदय का क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो दोस्तों जो ऑप्शन सही है वो देख सकते हैं यहाँ पे आंसर 2 है, मेंडुला ऑब्लंगेटा। जी हाँ दोस्तों, मेंडुला ऑब्लंगेटा है जो भाग हृदय का, वो हृदय को नियंत्रित करता है, ये मस्तिष्क का भाग है। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ फिर मानव मस्तिष्क मानव तंत्रिका तंत्र का एक केंद्रीय अंग है। दोस्तों जो मानव मस्तिष्क है वो मानव तंत्रिका जो न्यूरॉन्स है उसका जो है एक केंद्रीय सेंट्रल है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा दोस्तों कि मानव मस्तिष्क पूछेगा कि कौन जो है वो मानव तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय अंग है। तो मानव मस्तिष्क क्या है, एक मानव तंत्रिका का केंद्रीय अंग है। तो दोस्तों यहाँ से बनेगा ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद है मस्तिष्क को 3 मूल इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों जो मस्तिष्क है उसको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, 3 भागों में। कौन कौन है, एक है अग्र मस्तिष्क, एक है मध्य मस्तिष्क और दूसरा है पश्चिम मस्तिष्क। मतलब आगे का मस्तिष्क, मध्य बीच का मस्तिष्क और पीछे वाला मस्तिष्क, 3 भाग में मस्तिष्क को डिवाइड किया जा सकता है। अब चलिए देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन सभी बन सकता है, तो ध्यान से देखते चलिएगा। उसके बाद दोस्तों है कुछ की पॉइंट देखते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो दोस्तों जो अग्र मस्तिष्क होता है आप सभी को बता दें, अग्र मस्तिष्क की संरचनाओं में प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि शामिल है। दोस्तों आप लोग को अग्र मस्तिष्क के बारे में लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे कि अग्र मस्तिष्क का जो संरचना होता है वो प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि शामिल है। अब दोस्तों थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि क्या है इसके बारे में भी जानेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं। अब दोस्तों जो है वो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्रमस्तिष्क। देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रमस्तिष्क गोलार्ध मस्तिष्क के सबसे ऊपरी भाग को बनाते हैं और संवेदी तंत्र, ऐच्छिक गति पर नियंत्रण जैसे भाषण में शामिल होते हैं। जैसे दोस्तों देखिए क्या होता है, जो भी संवेदी तंत्र है जो तुरंत चोट आपको लगता है और दिमाग पर असर करता है तो यही संवेदी तंत्र होता है। उसके बाद दोस्तों ऐच्छिक गति मतलब इच्छा से जो चीज़ आप करते हैं उस पर नियंत्रण करता है। उसके बाद है जैसे भाषण में शामिल होना, मतलब इस प्रकार के कामों में शामिल होना। प्रमस्तिष्क जो है वो शरीर के जो है ब्रेन का सबसे ऊपरी भाग होता है। उसके बाद दोस्तों है थैलेमस। आप लोग यहाँ पे देखिए, थैलेमस मेंडुला ओब्लंगेटा और प्रमस्तिष्क के बीच मुख्य संरचना केंद्र है। देखिए यहाँ पे है जो थैलेमस होता है वो मेंडुला ओब्लंगेटा और प्रमस्तिष्क के बीच में मुख्य संचार केंद्र है। देखिए दोस्तों प्रमस्तिष्क कहाँ है, तो जो सबसे ऊपरी वाला भाग है प्रमस्तिष्क है। उसके बाद है दोस्तों मेंडुला ऑब्लंगेटा, उसके बीच में थैलेमस का है वो जो मुख्य संचार है। हाइपोथैलेमस क्या होता है दोस्तों, तो हाइपोथैलेमस सेक्स ड्राइव, सुख, दर्द, भूख प्यास, रक्तदाब, शरीर ताप और अन्य अतरंग कार्यों के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रण केंद्र है। तो आप लोग समझिए दोस्तों कि हाइपोथैलेमस के बारे में पूछेगा तो आप लोग को लिखना पड़ेगा कि यह एक सेक्स हार्मोनल है, सुख का, दुख का, भूख प्यास, रक्तदाब, शरीर ताप और अन्य अंतरंग जो भी कार्य है उसके लिए यह नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है हाइपोथैलेमस हार्मोन का उत्पादन करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो हार्मोन का उत्पादन करता है जो अग्र पीयूष ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है और यह ऑक्सीटोसिन का भी उत्पादन करता है। दोस्तों ये हाइपोथैलेमस जो है ये ऑक्सीटोसिन का भी उत्पादन करता है। ये पीयूष ग्रंथि से होने वाले जो भी स्राव है उसको नियंत्रण करता है जिससे आपको भूख प्यास, चोट, दर्द ये सभी का अनुभव प्राप्त होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आप मध्य मस्तिष्क के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों मध्य जो मस्तिष्क है आप लोगों को मैं बता दूं, मध्य मस्तिष्क थैलेमस और पोन्स के बीच स्थित होता है। दोस्तों ये जो स्थित होता है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये सब लिखना होगा पॉइंट। उसके बाद दोस्तों है मध्य मस्तिष्क के प्रेरक गति, विशेष रूप से आँख की गति, सुनने और देखने का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो मध्य मस्तिष्क के थैलेमस के द्वारा होता है।
उसके बाद दोस्तों है पश्च मस्तिष्क के बारे में देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों जो पश्च मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेंडुला ऑब्लंगेटा। तो दोस्तों यही मेंडुला ऑब्लंगेटा जो हमारा क्वेश्चन था, आंसर था वहाँ पे। तो देख सकते हैं पोन्स क्या है, तो पोन्स श्वसन को नियंत्रित करता है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि पोन्स क्या है, तो पोन्स श्वसन को नियंत्रित करता है, जो सांस लेते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को देखते हैं, अनुमस्तिष्क प्रेरक कौशल से संबंधित समन्वय और गति में मदद करता है, विशेष रूप से हाथों और पैरों को शामिल करता है। जो हाथों पैरों से जो काम करते हैं तो दोस्तों उसको कहीं ना कहीं से आपको क्या है, उसको डायरेक्शन मिलता होगा, तो ये मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क के द्वारा मिलता है। उसके बाद दोस्तों है मेंडुला ऑब्लंगेटा आपकी मेरुरुज और मस्तिष्क के बीच संदेश भेजने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों मेंडुला ऑब्लंगेटा क्या काम करता है, तो मेरुरुज और मस्तिष्क के बीच संदेश भेजने का क्या करता है, काम करता है। मेरुरुज क्या होता है, आगे देखते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं, लिखा हुआ है, यह आपके हृदय और श्वसन तंत्र को विनिमय करने के लिए भी आवश्यक है। जो मेंडुला ऑब्लंगेटा है दोस्तों, उस आपके शरीर हृदय और श्वसन तंत्र को विनिमय करने के लिए भी आवश्यक है। अब दोस्तों ये है आपका मस्तिष्क का, यहाँ पे फिगर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे जो फिगर दिया गया, दर्शाया गया है कौन चीज़ कहाँ पे है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी जरूर इसको देखिए। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट में बात करते हैं मेरुरुज क्या है। तो दोस्तों मेरुरुज क्या है, मेरुरुज भी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। देखिए मेरुरुज भी क्या है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। मेरुरुज की प्राथमिक भूमिका मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संवेदी प्रेरक स्वायत्ता संदेशों को प्रसारित करना है। मेरुरुज क्या करता है दोस्तों, उस संदेश पहुंचाता है इधर से उधर शरीर के विभिन्न हिस्सों तक मस्तिष्क से लेकर। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं आप सभी के बीच में। देखिए अगला क्वेश्चन है आप सभी को यहाँ पे, ऐच्छिक मांसपेशियां डैश में निहित होती है। तो ऐच्छिक जो अपने इच्छा से होता है वो मांसपेशियां कहाँ पे निहित होता है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों हृदय है, पश्चपाद है, यकृत है, फेफड़े। अब इसमें से चारों में से बताना है कि जो ऐच्छिक मांसपेशियां है वो किस में निहित होता है। तो दोस्तों जो आपका उत्तर होगा आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पे जो यहाँ पे दोस्तों उत्तर है ऐच्छिक मांसपेशी, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है दोस्तों। तो जो ऐच्छिक मांसपेशी है दोस्तों उसके बारे में हम कुछ देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐच्छिक मांसपेशियां वे मांसपेशियां हैं जिन्हें बुद्धि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पश्चपाद में ऐच्छिक मांसपेशियां होती है, हृदय, फेफड़े और यकृत में अनैच्छिक मांसपेशी होती है। इसलिए इन अंगों के कार्यों को बुद्धि द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके शरीर में है, मतलब हृदय है ये अनैच्छिक है, फेफड़ा है ये भी अनैच्छिक कार्य करता है, यकृत है ये भी अनैच्छिक कार्य करता है, मतलब आपके इच्छा से नहीं चलेगा। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन में क्या है, हृदय, फेफड़े, यकृत, यहाँ पे अनैच्छिक है। तो दोस्तों इसमें ऐच्छिक क्या हो जाएगा, पश्चपाद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पश्च इसका 2 नंबर सही हो जाएगा। कहता है कि ऐच्छिक मांसपेशी पश्चपाद में निहित होती है और बाकी के अनैच्छिक है। अब हम दोस्तों यहाँ पे देखते, तो आपको यहाँ पे दोस्तों मिल भी गया कि अनैच्छिक मांसपेशी कौन कौन से हैं। तो आप लोग देख भी लिए कि हृदय, फेफड़ा, यकृत अनैच्छिक है, जबकि पश्चपाद में जो मांसपेशी होता है वो ऐच्छिक होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को कौन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। तो आप लोग देखिए उपास्थि है और रोलर है, अस्थिबंधन है और पेशी है। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पेशी रेशेदार संयोजी उत्तक होते हैं और मांसपेशियों को जोड़ने से हड्डियों से जोड़ते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये जो होगा दोस्तों पेशी होगा, मतलब पेशी मांसपेशी जो है वो दोस्तों हड्डियों से जोड़ता है। पेशी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जो पेशी होता है वो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो आप लोग याद रखिए। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए पेशी जो है वो रेशेदार संयोजी ऊतक होता है, जिसके कारण यह मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। अस्थिबंधन क्या होता है, तो दोस्तों अस्थिबंधन एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है, जबकि शरीर की उचित कार्य प्रणाली के लिए पेशी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। दोस्तों जो मांसपेशी होता है उसके द्वारा ही आपका शरीर हरा भरा दिखता है। अगर सिर्फ हड्डी रहे तो आपका शरीर बिल्कुल भी कंकाल ही रहेगा। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पेशी और अस्थिबंधन दोनों कोलेजन से बने होते हैं। पेशी और अस्थिबंधन जो होता है, अस्थिबंधन क्या होता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। पेशी क्या है, तो यह मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ध्यान में रखिए। ये कोलेजन से बने होते हैं। कोलेजन क्या होता है, देखिए उपास्थि, उपास्थि क्या है ये भी आपको पढ़ना है दोस्तों। उपास्थि क्या होता है, पेशी क्या होता है, अस्थिबंधन क्या है, ये सभी के सभी आप लोग को पढ़ना है, तो आप लोग इसको देखते जाइए। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, यह एक लचीला चिकनी उपास्थि की बात कर रहे हैं। यह एक लचीला होता है,
चिकनी लोचदार ऊतक होता है। यह रबर जैसा भरण को जोड़ों में लंबी हड्डियों के सिरों को आवृत्ति करता है और उनकी रक्षा करता है। देखिए दोस्तों, जो लंबी हड्डी होता है उसके जोड़ जो होता है वहाँ पे मौजूद होता है और वहाँ पे चिकना बनाता है, रबर जैसा होता है, जिससे उसके रक्षा करता है उस हड्डी को टूट फूट से। जी हाँ दोस्तों, कौन? उपास्थि। अब हम नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं आप सभी के बीच में उपास्थि में और है, यह पंजर, कान, नाक, श्वास नली, अंतर मेरुदंडीय डिस्क और शरीर के कई अन्य घटकों का एक संरचनात्मक घटक है। देखिए दोस्तों, पंजर कान का भी लचीला होता है, रबर जैसा, नाक भी लचीला होता है, श्वास नली ये भी लचीला होता है, और अंतरा मेरुदंडीय डिस्क जो होता है वो क्या होता है, ये सभी लचीलापन होता है, इसलिए इसमें उपास्थि होता है। अब हम नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, यह हड्डी की तरह कठोर और रुक्ष नहीं होता है। क्या कहे दोस्तों, यह लचीला रबर के समान होता है उपास्थि, इसलिए यह हड्डी के समान नहीं होता है, क्योंकि हड्डी कठोर रुक्ष होता है। लेकिन यह मांसपेशियों की तुलना में बहुत अधिक कठोर और बहुत कम लचीला होता है। अब देखिए दोस्तों, मांसपेशी जो होता है वो तो मांस है, वो मांस है एक प्रकार से जो हमारे शरीर को क्या करता है, हरे भरे और मांस होता है वो, तो इसलिए वो ज़्यादा लचीला होता है। लेकिन उपास्थि मांसपेशी से ज़्यादा कठोर होता है, लेकिन हड्डी से कम। अब दोस्तों हम नेक्स्ट इस पर देखते हैं, अगला जो इसका जो ऑप्शन था, अरोलर। अरोलर ऊतक ढीले संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। अरोलर क्या है? एक ढीले संयोजी ऊतक का प्रकार है। यह अंगों को एक स्थान में रखता है और उपकला ऊतक को अन्य अंतर्हित ऊतकों से जोड़ता है। दोस्तों देखिए, अरोलर ऊतक जो है वो क्या करता है, अंगों को एक स्थान में रखता है जोड़कर, और यह उपकला ऊतक को अन्य अंतर्हित ऊतकों से जोड़ता है। अंतर्निहित का मतलब जो अंतर्निहित होता है उस ऊतक को उपकला ऊतक से जोड़ता है। कौन? अरोलर ऊतक। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में है कि यह रक्त वाहिकाओं और नसों को भी घेरता है। जो रक्त है, जो दोस्तों नस है आपके शरीर में, उसको भी ये घेरने का काम करता है अलोलर ऊतक। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे फिगर है, फिगर देख सकते हैं, ये इस प्रकार से अलोलर ऊतक उसके आसपास रहता है कैसे। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, कौन सी ग्रंथि, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतरस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करता है। तो आपको इसमें से बताना है कौन वह ग्रंथि है जो अन्य अंतरस्रावी ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, थायराइड ग्रंथि है, पिनियल ग्रंथि है, अधिवीर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ, आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो दोस्तों है वो अंदर में होने वाले सभी अंतरस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसके मुख्य पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि अन्य अंतरस्रावी ग्रंथियों को कामकाज को नियंत्रित करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीयूष को अक्सर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके हार्मोन थायराइड ग्रंथियों, अंडाशय, वृषण जैसे अंतस्रावी तंत्र एक अन्य भाग को नियंत्रित करता है। किसको किसको नियंत्रित करता है? देखिए यहाँ पे थायराइड ग्रंथि को, अंडाशय जो मादा में होता है, वृषण जो पुरुष में होता है, इन सबको ये नियंत्रित करता है। और ये सभी अंडाशय, वृषण, थायराइड ये सभी अंतस्रावी ग्रंथि है। अब दोस्तों नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक अन्य भाग को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, अग्रलोब और पश्चलोब। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछेगा कि पीयूष ग्रंथि के बारे में लिखिए तो ये सारे पॉइंट होगा कि इसके दो होते हैं, अग्रलोब, पश्चलोब। दोनों भाग को अलग अलग कार्य है। यह ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित है और यह 1 इंच व्यास 1/3 है। देखिए दोस्तों, पीयूष ग्रंथि के बारे में इतना सारा चीज़ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पीयूष ग्रंथि का कार्य लिख सकते हैं। अब इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन यही है, थायराइड ग्रंथि एक तितली के आकार की ग्रंथि है। देखिए दोस्तों, थायराइड ग्रंथि जो है एक तितली के आकार का ग्रंथि है और यह गले के आधार में स्थित होती है। जी हाँ दोस्तों, यह गले के आधार में स्थित होता है। यह हार्मोन को रिलीज करता है जो चयापचय को नियंत्रित करता है, मतलब मेटाबॉलिज्म जो होता है। यह 2 इंच लंबा होता है। थायराइड अंतस्रावी तंत्र का हिस्सा है जो ग्रंथियों से बना होता है। यह ग्रंथि हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ को चयापचय का कार्य करता है। तो आप सभी देखें किसके बारे में, थायराइड ग्रंथि के बारे में था। अब चलिए आगे देखते हैं हम। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। पिनियल ग्रंथि एक छोटी मटर के आकार की ग्रंथि है। देखिए दोस्तों, पिनियल ग्रंथि के बारे में बात हो रहा है। यह मस्तिष्क में स्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, यह मटर के आकार का ग्रंथि है। पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव में या फिल इन द ब्लैंक में कि मटर के आकार का ग्रंथि कौन है, पिनियल ग्रंथि। यह मस्तिष्क में स्थित होता है। इसे तीसरी आँख कहा जाता है। यह लगभग 1/3 इंच लंबी होती है। यह लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है।
पिनियल ग्रंथि अक्सर एक्सरे में दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, जो ब्रेन का एक्सरे होता है वहाँ पे अक्सर दिखाई देती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में। दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथियाँ छोटी ग्रंथियाँ होती है, ध्यान दीजिएगा। यह प्रत्येक किडनी के ऊपर स्थित होती है। दोस्तों यह प्रत्येक किडनी के ऊपर स्थित होती है अधिवृक्क ग्रंथियाँ। अधिवृक्क ग्रंथियाँ हार्मोनों का उत्पादन करती है जो आप सेक्स हार्मोन को शामिल किए बिना गतिशील नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है, देखिए दोस्तों, यह ऊंचाई में लगभग 1.5 इंच और लंबाई में 3 इंच होता है और अधिवृक्क ग्रंथियाँ 2 त्रिकोण आकार के अंग है। इस ग्रंथि का बाहरी हिस्सा हार्मोन का उत्सर्जन करता है जिसे थाई एड्रिनल कार्टेज कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आप सभी ध्यान से सुनते चलिए, वीडियो को देखिएगा 1-2 बार, बहुत समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी संधि है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी संधि कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन में है दोस्तों श्रोणि। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन में है श्रोणि, कंधा, घुटना या घुटक। उसके बाद एक ऑप्शन है एड़ी। जी हाँ दोस्तों, एड़ी। तो आपको बताना है इसमें कौन सी सबसे बड़ा संधि है मानव शरीर में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा देते हैं यहाँ पे। शरीर की अस्थियों के हिस्सों को शामिल करने वाले सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए संधियाँ आवश्यक है। ये संधि अस्थियों के बीच या अस्थियों और उपास्थियों के बीच संपर्क के बिंदु है। अब दोस्तों उपास्थि क्या है तो पहले समझा दिए हैं, अब अस्थि के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद पूछता है कि यह संधि अस्थियों के बीच या अस्थियों और उपास्थियों के बीच संपर्क के बिंदु है। उसके बाद पॉइंट है पेशियों द्वारा उत्पन्न बल का उपयोग संधियों के माध्यम से गति करने के लिए किया जाता है जहां संधि एक आलम्ब के रूप में कार्य करता है। देखिए दोस्तों इसका संधि होता क्या है, तो संधि यही होता है जो अस्थियों के बीच या अस्थियों और उपास्थियों के बीच संपर्क बनाए रखता है। यह पेशियों द्वारा उत्पन्न जो बल होता है उसके माध्यम से गति किया जाता है जहां संधि एक आलम्ब के रूप में कार्य करता है। उसके बाद है दोस्तों, मतलब सीधा सीधा समझिए दोस्तों, ये बेस होता है जिसके द्वारा आपका शरीर का संरचना क्या होता है, ये आपका क्लियर होता है, बनता है। उसके बाद दोस्तों है इन संधियों में गतिशीलता विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न होती है। अब व्याख्या करते हैं दोस्तों कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखिए दोस्तों मानव शरीर में 360 संधियाँ होती है। देखिए दोस्तों संधियाँ मतलब क्या होता है, देखिए समझ में आ जाएगा। मानव शरीर में 360 संधियाँ होती है। इन संधियों को 3 प्रमुख संरचनात्मक रूपों अर्थात तांतव, उपास्थीमय और श्रेमलय में वर्गीकृत किया गया है। घुटने का जोड़ श्लेलस जोड़ है। देखिएगा ध्यान से, घुटने का जोड़ किस प्रकार का जोड़ है तो श्लेलस जोड़ है। उसके बाद है तांतव संधि किसी भी गति को अनुमानित नहीं करते हैं। उसके बाद दोस्तों है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस प्रकार के जोड़ को खोपड़ी की सपाट अस्थियों द्वारा दिखाया जाता है जो करोटी बनाने के लिए टाँके के रूप में सघन तांतव संयोजी ऊतकों की मदद से सिरे तक जुड़ती है। इस प्रकार के जो संधि होता है ना, ये खोपड़ी में दोस्तों जो होता है दिखाया जाता है। उसके बाद दोस्तों है उपास्थि में संधि में शामिल अस्थियों को उपास्थि की मदद से आपस में जोड़ा जाता है। अब उपास्थि क्या है दोस्तों, ये भी ऊपर हमने पढ़ा दिया, क्लियर कर दिया है। उसके बाद दोस्तों है कशेरुक दंड में आसन कशेरुकाओं के बीच का जोड़ इस स्वरूप का होता है और यह सीमित गतिविधि की अनुमानित देता है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कहता है श्लेष्मल संधियों में 2 अस्थियों की दोमुही सतहों के बीच द्रव से भरे श्लेष गुहों की उपास्थि की विशेषता है। इस तरह व्यवस्था काफ़ी गतिविधि की अनुमति देती है। देखिए दोस्तों कौन अनुमति नहीं देती है गतिविधि की और कौन देती है, आपको ऊपर में बता दिया गया है कि ये नहीं देती है और ये देती है। कुछ उदाहरण है कंदुक खलिका संधि, हिंज संधि, किल्लक संधि, संसर्पी संधि और परयान संधि। दोस्तों ये संधि का उदाहरण है, देखिए। उसके बाद दोस्तों है मानव शरीर में सबसे बड़ी संधि घुटना संधि होती है, ध्यान में रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब एक पॉइंट है यहाँ पे, इस प्रकार के मानव में सबसे बड़ी संधि घुटना संधि होती है। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन था और हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है दोस्तों, जहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने पढ़ा है ग्रंथि के बारे में, उदाहरण उसका दिया। मैंने पढ़ा मस्तिष्क के बारे में, संपूर्ण उसका प्रकार पढ़ा। और फिर मैंने दोस्तों पढ़ा उपास्थि के बारे में और संधि के बारे में। तो दोस्तों ये सारे के सारे आपको वहाँ पे क्या है आपका सिलेबस में है, आप लोग इसको पढ़िए, ध्यान में रखिए। और दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद नमस्कार। ये था फर्स्ट ईयर का फर्स्ट वीडियो, तब तक धन्यवाद, जय हिंद नमस्कार।